हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज के अंदर। और इस सीरीज के अंदर आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ना कि सिर्फ 11th में, सीयूईटी में भी हेल्प करेगा और साथ में ये आपको ग्रेजुएशन में, सीए में, बीकॉम में सब जगह आपको हेल्प करने वाला है। तो ध्यान से अच्छे से समझना। मैं इसके अंदर कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों अप्रोच को पढ़ाऊंगा। हर एक चीज बहुत इजी वे में सिंपल लैंग्वेज की नोट्स के साथ कराने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसके अंदर सब कुछ कवर होगा इस पूरे के पूरे वन शॉट के अंदर। और काफी हाई वेटेज का चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर्स कहते किसको हैं। आप सबको पता ही होगा, कोई भी इंसान जो कोई भी सामान खरीद रहा है सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, राइट। मैंने कपड़े खरीदे खुद पहनने के लिए, दूध खरीदा, चीनी खरीदा चाय बनाने के लिए, तो मैं कौन हूं? कंज्यूमर हूं। सो अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। मैंने वो चीजें अपने लिए खरीदी हैं और जब भी मैं मार्केट में जाता हूं तो मैं सेटिस्फैक्शन को ढूंढता हूं कि मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूं, उसके लिए पैसे दे रहा हूं, तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा। सो कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक्चुअली हम अभी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है कि कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा। हमें ये समझना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। तो कंज्यूमर कभी भी मार्केट में निकलेगा तो सेटिस्फैक्शन लेने के लिए निकलेगा। तो सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब उसे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलता है। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस और चेंजलेसनेस। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको अच्छे दाम पे चीज मिल गई हो, यार ये शर्ट मेरे को 500 रुपए की मिल गई, बढ़िया है भाई, 500 के हिसाब से ना बढ़िया है। या कभी आप कहीं खाना खाने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो आप कहते हो ना यार इसके हिसाब से तो ये बढ़िया है, देखो इसमें बुरा नहीं है यार, रेट के हिसाब से देखो बहुत अच्छा है। तो यानी कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया आपको, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब प्लीज ये मत कहने लग जाना कि यार मुझे फ्री में ये चीज मिल जाएगी तो मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो जाऊंगा। नहीं, फ्री की बात हम यहां नहीं करेंगे, प्राइस के साथ हमेशा हम सेटिस्फैक्शन को अटैच करके चलेंगे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब जाके वो आता है कि हाँ भाई बस पेट भर गया जी, खा लिया, मजा आ गया। दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अब इसको स्टडी करने के लिए दो महान पुरुष थे जिन्होंने अपने अपने अप्रोच दिए। पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इसको, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको प्रोफेसर हिक्स ने दिया था, जॉन आर हिक्स। इसको हिक्सेशन अप्रोच भी बोलते हैं। यहां पे हम बात करते हैं पूरी तरीके से यूटिलिटी के बारे में, और इन्होंने बताया है किसके बारे में? इंडिफरेंस कर्व के बारे में। और बहुत मजे से हम पूरा का पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। एट द एंड आप कमेंट करना, बताना आपको चैप्टर कैसा लगा। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, मार्शल की, कार्डिनल अप्रोच की। तो कार्डिनल अप्रोच को हम लोग मार्शलियन अप्रोच, ठीक है, कहते हैं, क्योंकि इसको दिया किसने था? एल्फ्रेड मार्शल ने। और ये पुराना अप्रोच है एज कंपेयर टू प्रोफेसर हिक्स, इसीलिए इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। इन्होंने, एल्फ्रेड मार्शल ने किसके बारे में बताया था? यूटिलिटी के बारे में। आज एक नया वर्ड आप सीख के जा रहे हो, यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, आप कोई भी सामान खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? पैसे देके, कि ये आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी नीड वांट्स को पूरा करेगा। तो यानी कि उस कमोडिटी के अंदर एक पावर है जिससे वो आपकी जरूरत को पूरा करता है। उसी पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो सेटिस्फैक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सके? क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं, एक एप्पल दे दूं आपको, बोलूं ये एप्पल खाओ और बताओ कि मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो क्या बोलोगे आप बता सकते हो? एक का मिला, दो का मिला, तीन का मिला, क्या मुझे अच्छा लगा जी, या अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, ये सब तो बोलोगे। पर क्या क्वांटिटी में उसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला? नहीं।
मैं बोल सकता हूं आपका वेट कितना है, आप बोलोगे मेरा वेट 60 किलो का है, आप 50 किलो का है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस एप्पल ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया, देन यू हैव नो क्वांटिटेटिव आंसर, आप क्वांटिटी में कोई आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में, नंबर्स में या मनी में मेजर कर सकते हैं। अब ये समझाने के लिए ये इसको नंबर में मेजर करेंगे कि मुझे 2 का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 3 का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 4 का सेटिस्फेक्शन मिला। जितना बढ़ेगा समझो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ठीक है। The more the need of commodity or the stronger the desire to have it, the greater the utility derived from the commodity. सीधी सी बात है, सर्दियां चल रही तो हीटर की यूटिलिटी ज्यादा है, जैसी गर्मी आ जाएंगी तो भैया एसी की यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यूटिलिटी मतलब नीड, सेटिस्फेक्शन, तो भैया गर्मी में एसी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, और सर्दियों में हीटर ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, मैंने पहले ही बता रखा था, यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। मतलब किसी अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी की यूटिलिटी ज्यादा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पे एसी की, हीटर की यूटिलिटी ज्यादा है और एसी की यूटिलिटी कम है। वहीं राजस्थान में बात करोगे तो, या फिर जैसलमेर में बात करोगे तो भाई वहां पे क्या है, इस टाइम इतनी ज्यादा यूटिलिटी हीटर की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी वेरी करता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, जो सबके लिए सेम है। सो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, हर पर्सन की यूटिलिटी सेम टाइम पे अलग अलग होती है। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। उसी कमोडिटी से किसी को मोमोज पसंद है तो उससे उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, सेम किसी को नहीं पसंद है तो उससे उसको यूटिलिटी कम मिल रही है। अब यूटिलिटी समझ में आ गया, वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब इसके अंदर दो टर्म है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल वर्ड है ना, ये आपको पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत बार देखने को मिलेगा। सो अच्छे से समझना, टोटल यूटिलिटी क्या है, जो टोटल सैटिस्फैक्शन मिला बाय ऑब्टेनिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी सामान के, कमोडिटी मतलब सामान, वस्तु, किसी भी सामान के सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मुझे भूख लगी थी, मैंने एक एप्पल खाया, मुझे 5 का सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने मान लिया, नंबर्स में मान सकते हैं। मुझे दूसरा एप्पल मैंने खाया, दोनों को मिला के मुझे 8 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो जो ये 8 है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल गुड्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। नाउ कम्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से सुनना, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने एक एप्पल खाया, मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने 2 एप्पल खाया, दोनों को मिला के मुझे 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। तो पहले से तो मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिल ही रहा था, लेकिन दूसरे से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 3 का। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट को बढ़ाया तो आपके टोटल में जो चेंज आ गया, दैट चेंज, भाई पहला 5 का दे रहा था, मुझे दूसरा 3 का दिया, दोनों मिला के 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो 3 है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज अ चेंज इन टीयू ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट या एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो किसी भी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और MU जो है वो कैसे निकलता है, चेंज इन TU अपॉन, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, चेंज इन क्वांटिटी, या फिर MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। लाइक MU जो है 1 अगर निकालना हो तो TU1 माइनस TU0, MU2 अगर आपको निकालना हो तो TU2 माइनस TU1। तो देखो TU2 कितना है 8, TU1 कितना है 5, 8 में से 5 गया तो MU2 कितना आ गया आपका 3। तो कुल मिला के बात इतनी है, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाओगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, एक चीज और है, जितने भी मार्जिन, अगर मैं टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बताऊं तो सिग्मा MU, अगर सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी, लाइक 1 है 5, दूसरा 3 दे रहा है तो 5 + 3, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका TU 8। तो MU को जोड़ते चले जाओगे TU आ जाएगा, TU को नीचे से ऊपर माइनस करते चले जाओगे तो MU आ जाएगा। सिंपल फंडामेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अगला है
टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने बता दिया। आप सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी बता दिया, यूटिलिटी इज अ कमोडिटी वांट satisfying capacity, the more the need of commodity or stronger the desire to have it, the greater the utility derived from। ये मैंने सेम लाइन आपको बता दी कि जितना ज्यादा आप किसी भी चीज को सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको, वो जितनी ज्यादा जरूरत है, इसका मतलब उसकी यूटिलिटी बहुत हाई है। जैसे बीमार कोई पड़ता है, दवाई की यूटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, अदरवाइज वो पूछता भी नहीं उसको, राइट। अच्छा, एक चीज और है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो मनी के टर्म्स में, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के टर्म्स में दिया हो तो, ये यूटिल्स है या नंबर है, अगर आपको मनी के टर्म में निकालना हो तो आपको इसको MUM से डिवाइड देना पड़ेगा। सर MUM बेसिकली क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपी। 1 रुपए के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि 1 रुपए में क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपए। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये भी दिया होगा, तुम्हें ये भी दिया होगा, डिवाइड देके मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको चल के। अभी के लिए इसको थोड़ा होल्ड रखो, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान समझना ये लॉ क्या कहता है। जब भी हम किसी लॉ को पढ़ेंगे तो हम लॉ को पढ़ेंगे, लॉ के अजम्पशन को पढ़ेंगे, स्केड्यूल पढ़ेंगे और डायग्राम पढ़ेंगे। 4 चीजें, लॉ, लॉ के अजम्पशन, स्केड्यूल और डायग्राम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है, और ये लॉ है तो ये सच है। तो ये कहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही हम किसी भी यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा, किसी भी कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, देन द मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सिंपल सीधी बात बोलूं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटेगा, जीरो भी होगा और माइनस में भी आएगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, इकोनॉमिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आऊंगा तुम्हारे लिए जहां पे मैं सारे डायग्राम को इकट्ठा कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में लिखने में अच्छे नंबर मिलते हैं, टीचर को अच्छा समझता है और ज्यादा नंबर मिलते हैं। देखो ये है मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा क्या होगा क्लास, घटेगा। इसका नेचर ये हमेशा घटेगा। अच्छा एक बात मुझे तो, कभी भी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। पहली बार जब आपको मोबाइल फोन मिला होगा, आपने कितनी इज्जत करी होगी, उसको आप ऐसे फेंक देते हो। तो जैसे जैसे कोई भी यूनिट, हम बारात में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, खाना खाने के लिए, अरे वाह इतना अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद खाते 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 वो भैया क्या हमते खराब लगने लगता है, बोर नहीं है जी, अच्छा नहीं है। तो यही चीज है कि हम किसी भी यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो हम जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते चले जाएंगे ना, तो एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। मुझे भूख लगी है, पहला रोटी मुझे जो सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम देगा, पेट थोड़ा भर गया है, तीसरा उससे कम देगा, चौथा उससे कम देगा, बाद में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, मम्मी मुझे नहीं खाना चाहिए, अभी तो मुझे टेस्टी लग रहा था, अब नहीं खाना जी। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में कई बार जाते हैं तो पहला ऑर्डर आता है तो टेस्टी लगता है, दूसरा ऑर्डर आता है टेस्टी लगता है, लेकिन लास्ट तक आते आते बोलते हैं यार शुरू में ठीक ठाक दिया था, लास्ट में अच्छा नहीं था खाना, लास्ट का जो भी आइटम मंगवाया वो इतना अच्छा था। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है जब कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो हर एडिशनल यूनिट उसको सेटिस्फेक्शन कम देता है, इसलिए MU हमेशा फॉल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होगा। पहला एप्पल खाया, आपको 5 का सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरा एप्पल आपको 5 का सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। वो मान लेते हैं क्लास आपको 2 मिला के 9 दे रहा है, तो दूसरा कितना देगा 4, 3 मिला के मान लो 12 दे रहा है, तो तीसरा कितना दे रहा है 3। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा क्या होगा, घटता चला जाएगा, हर एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम देगा। दैट्स इट, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी कुछ अजम्पशन है कि सर मैं तो आपकी बात को काट सकता हूं, तो ये अजम्पशन लेने के बाद काट नहीं सकते। जैसे कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर बुद्धिमान होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई पागल है तो वो सब कुछ खाएगा, वो कीड़ा मकोड़ा जुआ भी खा लेता है, कुछ पता नहीं चलता उसको, तो भाई बुद्धिमान होना चाहिए। कार्डल अप्रोच के अंदर आता है, और आपने जो भी यूनिट कंज्यूम करने उसके स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूमशन करना है, लाइक कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। चाय पी रहे हो, पहली कप जो है चाय की वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा कम चम्मच से पियोगे तो इस चीज को फील नहीं कर पाओगे। तो किसी भी यूनिट का, कमोडिटी का स्टैंडर्ड यूनिट आपको लेना है। अगला है कंटिन्यूअस कंजप्शन, बैठ के एक साथ कंजप्शन करना, यानी कि आज एक खाया, शाम को एक खाया, सब बोले से शाम वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है जबकि शाम वाला कम देना चाहिए। तो भैया गैप मत दो, आप बैठो कंटिन्यूअस कंजप्शन करो, देयर इज नो टाइम गैप ड्यूरिंग कंजप्शन। अगला फिक्स इनकम एंड फिक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा एक चीज और है, होमोजीनियस कमोडिटी, कमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी कि एक 200 रुपए वाला एप्पल खा रहे हो और उसके बाद 500 वाला एप्पल खा रहे हो, तो 500 वाला ऑब्वियसली ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो एक जैसा सामान होना चाहिए,
तो आप फील करोगे जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम मिलता चला जा रहा है, राइट। और आपकी इनकम फिक्स होनी चाहिए, प्राइस भी फिक्स होना चाहिए, प्राइस और इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। इनकम चेंज हो जाएगा तो फिर भाई सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इनकम आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द अजम्पशन, आप अजम्पशन याद कर लेना। देन आते हैं क्लास ये डायग्राम और ये स्केड्यूल। सबसे देखो यहाँ पे क्वांटिटी आपको कैसे करना है, आपको इसे अपने आप में सिखाता हूं बनाना, कैसे बनाना है। आपको ना एमयू से शुरू करना है। पूरी इकोनॉमिक्स में दुनिया के टीचर साहब टीयू से शुरू कराते हैं, टोटल से शुरू कराते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। हमेशा मार्जिनल से शुरू करो, आपका कभी स्केड्यूल गलत नहीं होगा। आपको पता है कि मार्जिनल यूनिटी हमेशा घटता है, जीरो होता है, माइनस होता है। तो मैंने मान लिया 8 6 4 2 0 -2, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, एनी नंबर, और इवन कुछ भी। अब आप एमयू को जोड़ते चलो, टी आएगा, जीरो है, ये 8 है तो ये 8 हो गया। 8 + 6 कितना हो गया, 14। 14 + 4 कितना हो गया, 18। 18 + 2 कितना हो गया, 20। 20 + 0 20। 20 - 2 18। तो आप टीयू आप अपने आप टीयू मत निकालो, आप एमयू निकालो, एमयू घटाओ। जैसे मान लो ये ले लिया आपने 5 4 3 2 1 0 और -1, ठीक है। ये क्या ले लिया आपने, एमयू। अब एमयू को जोड़ते जाओगे, टीयू आ जाएगा। जैसे 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 15 + 0 15 15 - 1 14। तो ये आ गया आपका टीयू। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7। आप जीरो से भी शुरू कर सकते हो, 1 से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत। जीरो से करोगे तो यहां से बन जाएगा, है ना। जीरो से करोगे तो यहां से डायग्राम बनेगा, 1 से करोगे तो थोड़ा सा गैप से बनेगा। बट मर्जी आपकी, आप जीरो से कर लेना, 1 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने मर्जी से एमयू को घटा देना, एमयू को जोड़ जोड़ के टीयू निकाल देना। अब एमयू कैसे निकलेगा, टीयू को माइनस करके 5, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 14 में से 12 गया 2, 15 में से 14 गया 1, 15 में से 14 गया 0, 14 में से 14 गया -1, खत्म बात। इसी को लोग बोलते हैं mu इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो टीयू में जो चेंज है, यहाँ चेंज कितना है, यहाँ पे 4 का है। क्वांटिटी में कितना चेंज है, 1, तो 4/1 4 हो गया। यहाँ चेंज कितना है, 3 / 1, तो 3 हो गया। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN -1, ये भी लगा सकते हो। और MU को जोड़ते चले जाओगे, सिग्मा MU, तो क्या बन जाएगा आपका TU। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना, इनको जोड़ते, सिग्मा मतलब सम होता है, इनको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो ये बन गया आपका स्केड्यूल। अब आते हैं डायग्राम पे। देखो यहाँ पे है यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट कंज्यूम, तो इसको देखो ऐसे बढ़ाना है, बढ़ा बढ़ा के मैक्सिमम, फिर घटाना है। और जहां पे ये मैक्सिमम है उस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे MU 0 होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। बस इतनी सी बात। मैं अगर तुम्हें फिर से दिखा दूं बना के, अगर मैं फिर से दिखाऊं बना के, तो इस तरीके से देखो बनाना, ये इसको बढ़ाते चले जाना ऐसे, ये हो गया टीयू। जहां पे टीयू मैक्सिमम है, स्केल खींच के ना, स्केल से यहाँ पे डॉट बनाना, और MU को यहाँ से घटाना और टच करके निकाल देना MU, ठीक है। तो ये हो गया आपको TU MU, ये यूटिलिटी, ये है यूनिट्स कंज्यूम, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये बन गया डायग्राम। जरूर जरूर बनाना स्टैंडर्ड साइज का, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा। 1/4 ऑफ पेपर में या 1/3 पेपर में, 1/3 पेपर में बना लेना इसको, ठीक है। अच्छा, अगला है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमपी। ये आपको यहीं याद करा दूंगा, देखना आपको यहीं याद हो जाएगा। सबसे पहला, टीयू इंक्रीजेस MU पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम MU 0, टीयू फॉल्स MU नेगेटिव। ये स्केड्यूल में भी दिखेगा, ये आपको यहां भी दिखेगा। टीयू इंक्रीजेस MU पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम MU 0, टीयू फॉल्स MU नेगेटिव। मैक्सिमम लास्ट वाला लेना है, सबसे लास्ट वाला मैक्सिमम, ये 0। और जैसे जैसे माइनस हुआ, ये घटना चालू हो गया। तो एज टीयू इंक्रीजेस MU पॉजिटिव, टीयू फॉल्स MU नेगेटिव, एज टीयू मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट MU 0, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ध्यान रखना अब एक चीज छोटी सी, जहां पे टीयू मैक्सिमम होता है ना, जहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल गया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। पेट भर गया जी, बिल्कुल भाई, अब रोटी खिलाओगे तो मजा की जगह वो सजा बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज बहुत पसंद है और इतना खा लेते हो, इतना खा लेते हो। गोलगप्पे बहुत पसंद थे, स्कूल की छुट्टी के बाद दबा के गोलगप्पे खा लिए, अब 15 दिन तक गोलगप्पे से घिन आती है। एग्जैक्टली ऐसी होता है कि नहीं होता, मुझे बताना। तो ये आपका क्लास जैसे ही घटेगा, यानी सेटिस्फेक्शन क्या चला गया, माइनस में। जबरदस्ती रोटी खिला रही मम्मी तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा फिर वो। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना। टीयू जब मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और जहां पे MU 0 होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। ऑल्दो वो सेम पॉइंट है, लेकिन टीयू के कंटेक्स्ट में सैचुरेशन, MU के कंटेक्स्ट में सैटिटी। MU becomes 0 at the level when TU remains constant। तो ध्यान रखना, MU तभी 0 होगा जब TU यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन तुमको देखने को मिल जाएगी 2020 की, ठीक है। ये रहा 2020, राइट। तो सो ये आपको अच्छे से, आई होप समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से स्केड्यूल, डायग्राम, लॉ सब कुछ समझा दिया। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन के लिए काम करता है,
और कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, पहला है सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा है डबल कमोडिटी केस। ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी। ध्यान सुनना बेटा, इन सिंगल कमोडिटी केस अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ये कहते हैं कि अगर मैं कहीं पे 100 रुपए दे रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, तो मुझे 100 रुपए का यूटिलिटी मिलना चाहिए, मुझे 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब मैं खुश हूं। आज की जमाने पे, इतने ठगी के जमाने पे, अगर आप कोई कहीं 100 रुपए खर्च कर रहे हो, आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो आप इक्विलिब्रियम में हो, खुश हो, बस ठीक है भाई, मैंने 100 रुपए दिए, मुझे 100 रुपए का सामान मिल गया, मैं खुश हूं, मेरे को लूटा नहीं उसने, मैंने ज्यादा पैसे नहीं दिए और ना ही कोई उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, बराबर है। दैट इज इक्विलिब्रियम। सो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, एग्जांपल के तौर पे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे आएगा जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। और इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब MUX और PX बराबर होगा। अब शेड्यूल इसका कैसे बनाओगे? प्राइस को आपने कांस्टेंट लेके चलना, 66666 55555 जो भी ले लो, और प्राइस को कांस्टेंट। MU का नेचर क्या है? वो हमेशा घटेगा, तो 10 8 6 और आप कोई भी नेचर, कोई भी नंबर ले लो, घटाते चले जाना और एक जगह इसको जानबूझकर बराबर दिखाना। ठीक है, तो यहां पे एट 3 लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब कंज्यूमर थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा ना, तो भाई कंज्यूमर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखो ये रहा प्राइस कांस्टेंट और MU घटाना है। आप यहाँ जीरो से यहाँ पे छोड़ सकते हो, इससे पहले भी छोड़ सकते हो, इसके नीचे भी लेके जा सकते हो, बिकॉज MU नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होता है। जहाँ पे MUX और प्राइस बराबर, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MUX और प्राइस आपस में बराबर है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एरिया, इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। कंज्यूमर फायदे में है। फायदे में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है, प्राइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और प्राइस क्या है? कम है। कम प्राइस दे रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर फायदे में, इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, so in case of single commodity, consumer is in equilibrium at a point where the marginal utility of x commodity is equal to price of x commodity। ठीक है, अच्छा, अगर MUX, ध्यान से समझना बेटा, यहां से सवाल आता है, अगर MUX प्राइस के बराबर, और मैं तुमको ऐसे पढ़ा रहा हूं, नॉट ओनली इन 11th, इन CUET ऑल्सो तुमको बहुत हेल्प करेगा ये। आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तुमको लगेगा यार सुनील सर ने मैं ऐसे पढ़ा के भेजा था, ग्रेजुएशन में CA के सिलेबस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सी फाउंडेशन करोगे उसमें, उसके अंदर भी आएगा, है ना, BCom BBA और BCom ऑनर सब में आपको आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट CUET में आएगा। तब आपको लगेगा कि ये चीज इतने टॉप नोच से करा रखा है, वो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, आपने बताया MUX और प्राइस अगर आपस में बराबर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कुल मिला के अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। बट व्हाट इफ MUX इज मोर देन PX? यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा, प्राइस कम दे रहे हो। देखो शुरू में देखो, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे MUX ज्यादा है PX से, और यहाँ पे MUX बराबर है PX के। तो ये तो सर आपने बोल दिया MUX PX के बराबर है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे MUX कम है PX से, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है। थोड़ा आप यहाँ पे भी बताओ ये क्या है। सो देखो, if MUX is greater than PX then the consumer is not in equilibrium। अगर देखो इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में, तो ग्रेटर देन और लेस देन है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में नहीं है। He goes on buying because benefit is greater than the cost। यहाँ पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है जो खर्च कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। As he buy more, अब वो और ज्यादा खरीदेगा। अच्छा, एक मुझे बात, छोटी सी बात है, क्या पहली रोटी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी या दूसरी? सर पहली रोटी हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, दूसरा थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन देगा, तीसरा और कम देगा, चार में भर जाएंगे, नहीं देगा। तो जब पहला रोटी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो आप पहले रोटी पे रुक क्यों नहीं रहे? आप क्यों आगे और रोटी खा रहे हो? पहला रोटी आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका पेट नहीं भरा अभी, तो पहला आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा है, MU ज्यादा है PX से, लेकिन फिर भी हम आगे कंज्यूम करेंगे क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कंजप्शन करने की। दुकानदार एक पेन 100 रुपए का बेचता है, लेकिन दो बेचता है 150 का, तो दूसरा 50 में क्यों बेच रहा है, पहला 100 का बेच रहा है? तो क्योंकि भैया उसे प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो तो रहा है। यही रीजन है कि जैसे हम एडिशनल यूटिलिटी को कंज्यूम करेंगे ना, MU हमारा घटेगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादा कंजप्शन करते हैं। MU फॉल्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। MU तो फॉल होगा, लॉ ऑफ DMU लिखा हुआ है। व्हेन MU बिकम इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम। तो जहां पे MU प्राइस के बराबर होगा वहां मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था फ्री का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो देखो, अगर MUX ज्यादा है प्राइस से,
से, तो कंज्यूमर की इंटेंसिटी है अभी और कंजप्शन करने की, तो वो कंजप्शन को बढ़ाएगा और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया। और इसके बाद भी अगर कंजप्शन करेगा तो भैया प्राइस उसको ज्यादा देना पड़ेगा, सैटिस्फैक्शन उसको कम मिलेगा। तो जब MUX कम है प्राइस से, यानी प्राइस ज्यादा दे रहा है, ठीक है, और सैटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, देन ऑल्सो कंज्यूमर नॉट एट इक्विलिब्रियम बिकॉज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजप्शन। कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि वो बराबर आ जाए और MU/PX के बराबर आ जाए। और जहां पे ये MUX ज्यादा है PX से, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पे MUX ज्यादा है PX से, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो ये रहा प्राइस, ठीक है, ये हो गया आपका MU, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। एक तरह से डिमांड हो गया और एक तरह सप्लाई हो गया। ये प्रोड्यूसर सरप्लस है बट सिलेबस के पार्ट नहीं है प्रोड्यूसर सरप्लस, तो भूल जाओ। तो बस आप ये ध्यान रखना, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड प्राइस दे एक्चुअली पे। तो भैया कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप दुकान में गए, आपको कोई घड़ी पसंद आई, ठीक है, आपने बोला यार घड़ी बहुत पसंद है, मैं इस घड़ी को ले लूंगा भाई, पक्का ले लूंगा, घड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही है, अगर मुझे 5,000 तक का दे देगा ना तो मैं घड़ी पक्का खरीद लूंगा। आपने दोस्तों से बात करी कान में, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव आई, उसने बोला कितनी घड़ी है, उसने बोला 4,000 की घड़ी है। तो आप क्या बोलोगे, अरे मैडम मैं तो 5,000 देने को तैयार था इसके, आप मुझसे 5 ले लो। आप ऐसा नहीं बोलोगे ना, क्यों नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 4,000 सच में तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इसको 2,000 तक का समझ रहा था, इसको तो वही तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं ले पाऊंगा, आप तो कम करो, आप 3 करो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑलरेडी आप क्या हो, कंज्यूमर सरप्लस में हो, जो कोई डिस्क्लोज नहीं करता, बताएगा नहीं। सो कंज्यूमर सरप्लस में सेटिस्फेक्शन तो आपको 5,000 का मिल रहा है बट एक्चुअली प्राइस आप कम पे कर रहे हो। तो दिस गैप 1,000 का जो गैप है उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब MUX और PX आपस में बराबर होते हैं। इनकी नोट्स खुद लिख लिख के बनाना कॉपी पे, तो तुम्हें याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके खुद लिख लिख के बनाना, या फिर आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो अपने खुद की नोट्स, राइट। सो इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, यहां कंज्यूमर 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, एक है X दूसरा है Y। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर ओनली 1 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, बट इन केस ऑफ 2 कमोडिटी ही इज कंज्यूमिंग 2 डिफरेंट कमोडिटी, वन इज X एंड अनदर इज Y। सो इन केस ऑफ एनी वन कमोडिटी, अगर X से, अगर मैं देखूं कि X से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो 1 रुपए में X से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो है MUX/PX। 1 रुपए में Y से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो होगा MUY/PY। ये Y है ना, तो ये Y कर लो, MUY/PY। X से MUX/PX, Y से MUY/PY। 1 रुपए में X कितना सेटिस्फैक्शन देगा, MUX/PX। 1 रुपए में Y कितना सेटिस्फैक्शन देगा, MUY/PY। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा, तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब MUX/PX बराबर होगा किसके, MUY/PY के। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये भी कह सकते हो दोनों कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो, जब दोनों कमोडिटी के प्राइस रेशियो के बराबर आ जाए, समझ जाना सेकंड 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल, ये तो बता ही दिया क्लास में आपको, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो हियर मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट मस्ट बी द सेम फॉर बोथ। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। दोनों कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी जब दोनों कमोडिटी के प्राइस के बराबर आ जाए तो समझ जाना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया है। एक बात बताऊं, अगर 3 कमोडिटी केस होगा तो MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, PY इज इक्वल टू MUZ/PZ। इसी तरीके से 4 कमोडिटी हो, 5 कमोडिटी, दोनों तो उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस के साथ रेशियो है वो बराबर होना चाहिए दूसरी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के साथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 2 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस MUX/PX, 2 कमोडिटी केस MUX/PX इक्वल टू MUY/PY, या MUX/MUY इक्वल टू PX/PY। इसी तरह 3, 4 हजार कमोडिटी केस भी ले सकते हो, सबका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो आगे से बराबर होना चाहिए। ये डायग्राम है देखो, ये रहा MUX और ये रहा PX, ये है PY और ये हो गया आपका MUY। जहां पे सब बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बहुत कम पूछा था डायग्राम ये रहा MUX MUY, जहां पे दोनों बराबर होंगे, थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट दोनों आपस में दोनों घटाना है, MUX हो चाहे MUY हो दोनों घटेगा, और घट के जहां बराबर आ जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट अच्छे से समझना, अगर MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY? तो ध्यान समझना, यहां ध्यान समझना, MUX/PX ज्यादा है MUY/PY से, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, ध्यान सुनना। इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड्स X। देखो ना,
एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू वाई, देयरफॉर ही विल बाय मोर एक्स। देखो जो सामान तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें वही सामान और दिया जाएगा ना, तो तुम्हारा उससे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर पेरेंट्स आपको किसी को रोकेंगे ना, तो आप वो काम और करोगे, नहीं रोके जा कर ले जो करना हो, तो फिर भैया आप उस चीज से खुद ही पीछे हट जाओगे। तो यही कहने का सेंस है कि यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है, यानी कि एम यू एक्स से आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है एक्स से, तो आप एक्स को और कंज्यूम करो। और लॉ ऑफ डी म्यू क्या कहता है, जैसे जैसे कोई चीज हम ज्यादा कंज्यूम करते चले जाते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन मतलब एम यू घटता चला जाता है। सो देखो ये घटता चला जाएगा और बाद में दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये ज्यादा है तो आप एक्स को और ज्यादा कंज्यूम करो, वाई को कम कंज्यूम करो, ये इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर ही विल बाय मोर एक्स एंड लेस वाई। तो अगर ये ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्स खरीदेगा, वाई कम खरीदेगा, तब तक जब तक कि वो दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। अच्छा, अगर एम यू वाई अपॉन पी वाई ज्यादा है, तो यहाँ पे वाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, मोर वाई खरीदेगा और लेस एक्स खरीदेगा, तब तक जब तक कि ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर ना हो जाए। देयरफॉर ही विल मोर वाई, जो ज्यादा है उसको और ज्यादा खरीदेगा ताकि उससे सेटिस्फेक्शन कम मिले, एम यू घटे। बिकॉज ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो एम यू क्या होता है, घटता है। तो आप ये ज्यादा इसे घटाना है तो वाई को और ज्यादा कंज्यूम करो, एक्स को कम कंज्यूम करो। और यहाँ पे एक्स ज्यादा है तो एक्स को और ज्यादा कंज्यूम करो, वाई को कम कंज्यूम करो। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको करके चलना। अच्छा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी एक नंबर में कभी पूछ ले क्लास छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। तो ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी भी कहते हैं। दोनों कमोडिटी का प्राइस रेशियो और दोनों कमोडिटी का मार्जिनलिटी का रेशियो जब आपस में बराबर होता है। सो कंप्लीट हो गया हमारा कार्डिनल अप्रोच। आई होप कि मैंने अच्छे से तन मन धन से पूरी मेहनत से आप लोगों को अच्छे से कराया, तो काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा, जो आपको स्कूल ट्यूशन में शायद अभी तक नहीं आ रहा था। तो अब चलते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल तो इसी से आएगा। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आगे चल के आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग भी सिखा दूंगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू विद यू। लेकिन आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना पड़ेगा कैसा लगा, वो पावर दिखानी पड़ेगी आप लोगों की कि यार अगला आदमी हमारे लिए मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे कंप्लीट चीज़ें करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक भी पेड बैच नहीं, कुछ नहीं। तो यार हम लोग सर को सपोर्ट करें ताकि उनका मोरल, उनका मोटिवेशन भी अप रहे, राइट। चलो, तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, उसे करते हैं, फिर चलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर, ठीक है। सो सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 8, पीएक्स कितना है, 8 आ गया, ये यूनिट्स है, ये एमयूएक्स है। तो ये देखो आपको बताना है हाउ मेनी यूनिट्स शुड अ कंज्यूमर परचेज सो दैट इज सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। सीधी सीधी बात बोल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा। एक ही बात है ना भाई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा। सो यूनिट कंजप्शन 1 2 3 4, एमयू आपको रुपीज में ही दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपीज में नहीं दिया होता तो क्या करते, एमयू को रुपीज में निकालना होता, तो एमयू यूटिल्स में दिया होता, और एमयू एम 1 रुपए में कितना यूटिल होता है, ठीक है, वो आपको डिवाइड देना पड़ता। सो 12 10 8 ये दे रखा है, प्राइस 8 8 8 है, कहाँ पे इक्वल है, थर्ड। तो आप क्या लिखोगे, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, बिकॉज वहाँ पे एमयू और प्राइस आपस में बराबर है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा साथ में, द कंज्यूमर विल नॉट परचेज लेस देन 3, 3 से कम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे एमयू ज्यादा है प्राइस से, और 3 से ज्यादा नहीं कम करेगा क्योंकि वहाँ प्राइस ज्यादा पे कर रहा है, सेटिस्फेक्शन कम है। सो उसको यहीं रुकना है जहाँ पे एमयू और प्राइस के बराबर हो। अपनी सिंपल भाषा में आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 30 रुपीज। ध्यान रखना, आइसक्रीम जो है वो 30 रुपए का बिक रहा है। लक्ष्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसने 3 खा ली, ध्यान समझना, उसने 3 खा ली। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स। देखो एमयू अगर आपको यूटिल्स में दिया हो और आपको एमयू मनी में निकालना हो, आपको यूटिल्स में दिया हो, तो आप डिवाइड किससे दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी 1 रुपए में कितना यूटिल है। इफ 1 रुपए में 3 यूटिल, रुपये है, ठीक है, इफ 1 रुपए में 3 यूटिल, 3 से डिवाइड दोगे इसका मतलब, तो यहाँ पे एमयू जो रुपीस के अंदर आ गया वो 30। अच्छा, एमयू कितना है 30 और प्राइस भी कितना है 30, यानी कि 3 आइसक्रीम खाकर वो इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना। सवाल ये है, शुड शी स्टॉप आइसक्रीम और शुड शी कंज्यूम मोर आइसक्रीम। तो देखो ये है, यहाँ रुकना पड़ता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रुक जाना, यहाँ पे स्टॉप। आपको इससे ज्यादा कंजप्शन नहीं करना है, इससे कम भी नहीं करना, आपको यहीं तक करना है। तो शी शुड नॉट ईट मोर आइसक्रीम बिकॉज एमयू एक्स प्राइस के बराबर है, और वो ज्यादा कंजप्शन करेगी तो फिर एमयू कम हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा, फिर वो नुकसान में जाएगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको बता दिया, वो फॉर्मूला भी लिखवा दिया 30, और यहाँ पे 90 यूटिल्स था, 30 आ गया, तो यहाँ पे एमयू एक्स और प्राइस आपस में बराबर है। सो लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम एज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एमयू एक्स और ये एक्स है, एमयू एक्स जो है वो पी एक्स के बराबर है, तो कंज्यूमर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया,
राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हियर MUX इक्वल टू PX, MUX इक्वल टू PX, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 रुपए में 3 यूटिल है, तो हमने 3 से डिवाइड दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं। यूनिट्स कितना दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यूनिट्स हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है क्लास आपको, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है कितना कितना 40 32 15 10 और 7। इफ द कमोडिटी सोल्ड फॉर प्राइस, तो सोल्ड फॉर 5 रुपए, तो यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। तो प्राइस कितना है 5 5, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे MU ऑफ 1 रुपीज 2 यूटिल्स, तो 1 रुपए में 2 यूटिल है, तो आपको सबको किससे देना पड़ेगा डिवाइड, 2 से देना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, MU इन रुपीज में निकालने के लिए, क्योंकि ये जो MU दिया है ना, ये कुछ नहीं लिखा, यानी कि ये यूटिल्स में है, और आपको निकालना किस में है, MU रुपीज में निकालना है। तो ये 20 आएगा, ये आएगा 16, ये आएगा 7.5, ये आएगा 5, ये भी आएगा 3.5। तो कहाँ पे MUX और प्राइस X बराबर है, at fourth level of output consumer is in equilibrium because MUX equal to PX। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये जो लाइन लिखी रहती है ना, कितने यूटिल, 1 रुपए में कितने यूटिल्स है, उसी से आपको ये सारा डिवाइड देना पड़ेगा। अगर ये यूटिल्स में दिया हुआ है इसलिए, अगर रुपीज में दिया होता तो फिर नहीं देते डिवाइड, क्योंकि हमें रुपीज में लेना होता है MUX और रुपीज में लेना होता है PX, तभी दोनों की इक्वालिटी को हम शो करेंगे जब सेम यूनिट्स में होंगे। तो यूटिल्स में नहीं लेना, यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, और फॉर्मूला मैंने बता दिया, सबको आपने MUM से डिवाइड दे देना है, और MUM कितना यहाँ पे 2 है। ओके, so this is all about consumers equilibrium in case of cardinal approach. Now we are moving to consumer equilibrium in case of ordinal approach. इसको दिया था प्रोफेसर हिक्स ने, इसीलिए इसको हिक्सेशन अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। और इस अप्रोच के अंदर हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है, इनडिफरेंस कर्व के बारे में। इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, देखो नाम से पता पड़ रहा है, इन जब कहीं लग जाता है ना, तो इनका मतलब क्या होता है, नो। कंप्लीट, इन लग गया तो इनकम्प्लीट, नो, अधूरा, अपोजिट, राइट। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, समझ रहे बात को। और उसी तरह से बहुत सारी जहां इन लग जाता है तो मतलब नो हो जाता है। तो इनडिफरेंस यानी कि नो डिफरेंस, ये वो है जहां पे आप दो कमोडिटी को कंज्यूम तो कर रहे हो, लेकिन आप उन दोनों कमोडिटी में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एप्पल पसंद है या ऑरेंज पसंद है, झट से कुछ लोग बोलेंगे सर हमें ऑरेंज पसंद है। अगर मैं पूछूं एप्पल पसंद है ऑरेंज, तो कुछ लोग ये बोलेंगे हमें एप्पल पसंद है, और कुछ लोग बोलेंगे सर ना ही एप्पल पसंद है ना ही ऑरेंज पसंद है, या फिर दोनों ही पसंद है। तो जहां पे वो इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्विक आंसर आएगा सर जी ये पसंद है। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस अप्रोच। क्या बोलते हैं क्लास इसको, प्रेफरेंस अप्रोच। जहां पे दो कमोडिटी में आप समझ पा रहे हो डिफरेंस, आप प्रेफरेंस ले पा रहे हो, लेकिन जहां पे दोनों कमोडिटी में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे, दोनों ही नहीं पसंद है या दोनों ही पसंद है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको, इनडिफरेंस अप्रोच। और जो प्रोफेसर हिक्स है, उन्होंने इसी इनडिफरेंस अप्रोच के बारे में हमको बताया है। एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी के बारे में बताया था, ये इनडिफरेंस कर्व के बारे में बता रहे हैं। और एल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, मनी, रुपीज में, लेकिन प्रोफेसर हिक्स ने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है रैंक में। ध्यान रखना किसमें, रैंक्स। तो किसने कहा था, एमसीक्यू में आ सकता है, कि यूटिलिटी को रैंक्स में मेजर किया जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स ने कहा था कि यूटिलिटी को रैंक में, रैंक 1 रैंक 2 इस तरीके से। चलो, तो इंडिफरेंस कर्व अगर हम पढ़ते हैं ये होता क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। ये कर्व है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी व्हिच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो कमोडिटी के अलग अलग यूनिट का एक कॉम्बिनेशन लेंगे, बंडल लेंगे, और वो बंडल हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। इसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। अजम्पशन क्या है, कंज्यूमर बुद्धिमान होना चाहिए, कंज्यूमर के पास दो कमोडिटी जरूर होनी चाहिए। ये आता ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, और कंज्यूमर की इनकम को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब देखो ये रहा स्केड्यूल, ये रहा डायग्राम। मेरी आप सब लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट, नोटबुक में ना अभी इस स्केड्यूल को ऐसे ही बनाना, इसको आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, इसमें कुछ बात का ध्यान रखना पड़ता है। आप वैसा ही बनाना स्केड्यूल, तभी आपको नंबर मिलेगा। देखो ये रहा आपका इंडिफरेंस कर्व, कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये कैसा होता है, एक कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, या फिर आप समझ लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे ना, वो सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। पैराबोला, हाइपरबोला सब पढ़ोगे आप 12th मैथ्स के अंदर, मे बी आपने 11th में पढ़ लिया हो। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट।
सो अब इसका स्केड्यूल बनेगा कैसे हमें समझना है, जैसे हमने पढ़ा TUMU का उसी तरीके से। तो कॉम्बिनेशन ले लो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन ले लिया, दो कमोडिटी है X और Y और यहाँ पे MRS बेसिकली होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये है होता है कि आप एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए दूसरा कितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप सबको पता है हमने अपनी इनकम को कांस्टेंट माना, हियर आर इनकम इज कांस्टेंट, हमारी इनकम कांस्टेंट है। कमोडिटी एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और वाई हमारे पास 15 है। कोई भी सामान ले लो, ये शर्ट पैंट कोई भी सामान ले लो, एक्स और वाई। एक्स मेरे पास 1 है, वाई मेरे पास 15 है। एज अ कंज्यूमर मेरी इनकम तो देखो सेम है, तो क्या मैं एक्स को बढ़ा सकता हूं बिना वाई को सेक्रीफाइस किए? नहीं। तो मैं किसी को ढूंढूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे पास 15 वाई है, एक्स एक ही है, आप मुझसे कुछ वाई ले लो यार, मुझे एक्स दे दो। कंज्यूमर के पास जो कम रहता है उसको ज्यादा चाहता है कि नहीं? तो उसने किसी से बात करी तो उसने बोला भैया मुझे 4 वाई दे दो, मैं 4 वाई के बदले 1 एक्स देने को तैयार हूं। तो यानी कि 4 वाई की जो वैल्यू है वो 1 एक्स के बराबर है, या 4 वाई को छोड़ने से मुझे वाई जो नुकसान हुआ है सेटिस्फेक्शन का, 1 एक्स से वो गेन कॉम्पनसेट हो गया। भाई 4 वाई चला गया, जो दुख हुआ उसकी भरपाई 1 एक्स ने कर दिया, मतलब 4 वाई 1 एक्स आपस में बराबर है। सो मैंने 4 वाई हंसते खेलते सेक्रीफाइस कर दिया 1 एक्स के लिए। इसी रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉस इन वन गुड्स ड्यू टू गेन इन अनदर गुड। डेल्टा वाई में जो लॉस हुआ है और अपॉन एक्स में जो गेन हुआ है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आई क्लास बात समझ? तो मैंने देखो यहाँ पे खुशी खुशी 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया 1 के लिए। पहले पे कुछ नहीं होता, इसके ऊपर कोई डेटा हमारे पास गिवन नहीं है, और होगा 0 मान लो तो 0 में तो कुछ लिखना ही नहीं है। अच्छा अभी भी मेरे को लग रहा है ये 2 है, ये 11 है, और कंज्यूमर की भूख, उसको और चाहिए एक्स, तो वो वाई को सेक्रीफाइस करने जाता है। ध्यान समझना। फिर वो किसी इंसान को ढूंढता है, कहता है यार मेरे पास वाई बहुत है, आप मुझसे वाई ले लो और मुझे एक्स दे दो। तो उसको वही इंसान मिल जाता, कहता है ठीक है भाई 4 वाई और दे दे, 1 एक्स ले ले। ये कहता नहीं, पहले मेरे को एक्स की बहुत ज्यादा तलब थी, जरूरत थी, तो मैं खुशी खुशी तुझे 4 दे रहा था, और वाई भी मेरे पास बहुत था। अब मेरे को एक्स की इतनी तलब नहीं है, मेरे पास 2 है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं जितने पहले थी, 1 था। तो अब मेरे पास एक्स 2 है और वाई मेरे पास कम हो गया। तो जो चीज कम होती चली जाती है वो वैल्यूबल लगने लग जाती है, और जो चीज बढ़ती चली जाती है वो फिर कम होने लग जाता है। कुछ दोस्त आपके ऐसे होंगे जो आपको ज्यादा टाइम देते होंगे, मे बी वो इतना खर्च नहीं कर पाते हो, पैसा नहीं हो उनके पास, पर वो हमारा हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। उन दोस्तों तक ये क्लिप पहुंचा देना, वो हमेशा आपके पास खड़े रहते हैं, आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। दे हैव टाइम फॉर यू, और टाइम से ज्यादा वैल्यूबल चीज कुछ भी नहीं है। तो वो आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी कीमत नहीं समझोगे। लेकिन जब वो हट जाएंगे, समय देना बंद कर देंगे, तब आपको उनकी कीमत का पता चलेगा। सेम एग्जैक्टली वही चीज है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। हाथ पैर आंखें नाक कान पेरेंट्स दिए हैं, सब कुछ ठीक है, आपकी बॉडी फिट है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। उससे पूछो जिसकी बॉडी में डिफेक्ट है, जो चल नहीं सकता, व्हीलचेयर पर रहता है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि पहले हमारे पास वाई 15 था तो खुशी खुशी 4 दे रहे थे, लेकिन वाई कम हो गया तो वाई की अहमियत बढ़ गई, अब 4 नहीं देंगे। तो जैसे जैसे कम हो रहा है इसकी अहमियत बढ़ रही है, और ये बढ़ रहा है तो इसकी अहमियत घट रही है, तो इसके लिए अब तो 4 नहीं देंगे जी। अब हम क्या करेंगे, 3 सेक्रीफाइस करेंगे फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि डेल्टा वाई कितना आ गया 3, डेल्टा एक्स कितना आ गया 1। तो आपने 3 वाई का जो सेटिस्फेक्शन का लॉस हुआ है उसे कॉम्पनसेट कर रहा है 1 एक्स, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। फिर और बढ़ा रहे हैं एक्स को 3 से 4, और वाई जो है कम कर रहे हैं 8 से 6। समझ रहे हो बात को? तो 2 वाई को हमने सेक्रीफाइस किया, अब हम कह रहे हैं भाई हमारे पास तो बहुत कम है वाई, अब हम वाई इतना नहीं, और एक्स हमारे पास बहुत है, अब इतनी जरूरत नहीं है हमें, है ना। घर पे आप 20 रुपए की बोतल खरीद के नहीं पीते, पहाड़ों पे 100 रुपए की खरीद के पीते हो, क्यों? जरूरत है इसलिए। तो अब जरूरत नहीं है जी इतना, अब तुम नीचे आ गए धरती पे, अब नहीं खरीदेंगे 100 का। तो 2 वाई सेक्रीफाइस किया इसके लिए, और लास्ट में फिर अभी भी ये कम है, ये ज्यादा है, तो आपने और कंजम्पशन किया, एक बढ़ाया तो एक ही सेक्रीफाइस किया, लास्ट में यहां पे कंज्यूमर रुक जाएगा। सो दिस शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल। आप ध्यान 4y 3y 2y 1y, और इधर 1 1x इसी तरीके से बनाना। तो आप 1 और 15 ले लेना सबसे अच्छा, 4 सेक्रीफाइस करना, 3 2 और 1 1x के लिए। तो 1 2 3 4 5, 4 करो 11, और 3 करो तो 8, 2 करो 6, 1 करो तो 5, देखो लास्ट में बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। सो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, और जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा इस तरीके से, है ना। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन एक इंडिफरेंस कर्व के है 3 4 5, वो आपको बराबर सेटिस्फेक्शन देगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, एक 15 का बंडल, एक थैली में, एक थैली के अंदर 1 एक्स और 15 वाई है, ठीक है, 1 एक्स और 15 वाई। दूसरे थैली के अंदर 2 एक्स और 11 वाई, ये दोनों थैली उठाओ, आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कम है तो यहाँ पे 1 ज्यादा भी तो है, और 4 और 1 बराबर है, 4 वाई और 1 एक्स दोनों बराबर है।
समझ रहे हो बात को? मेरे पास एक 100 का नोट है या 50 के 2 नोट है, बात तो बराबर है ना, वैल्यू तो उसकी बराबर बराबर ही है, भले क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। और जो एक एक्स को गेन करने के लिए वाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। It refers to the loss in satisfaction due to reduction in one commodity which is compensated by the unit gain in another commodity. Satisfaction का जो भी लॉस हुआ है एक कमोडिटी को कम करने से, जो कॉम्पनसेटेड हुआ है बाय द यूनिट्स गेन इन अनदर कमोडिटी, इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ध्यान रखना, MRS को बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फॉर्मूला क्या है? लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स। तो जो भी गुड्स वाई का सेक्रीफाइस हमने किया, उससे हमें जो भी लॉस हुआ उसको कॉम्पनसेट किससे किया? एक यूनिट को गेन करने से। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है ना, डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट, या इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कह सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 100% आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, इसको प्लीज मिस मत करना, स्किप मत करना। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद करा दूंगा, ढंग से सुनना। सबसे पहली बात, जितने भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। इसका जो शेप है वो है डाउनवर्डली स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्योंकि जितने भी इंडिफरेंस कर्व है ना, वो डाउनवर्डली स्लोपिंग इसलिए होते हैं क्योंकि एमआरएस जो है वो कंटिन्यू घटता है। एमआरएस घटता चला जाता है, इसीलिए ये जो है वो नीचे की तरफ आता है। देखा होगा एमआरएस 4 3 2 1 घटता चला गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, सम अमाउंट ऑफ गुड्स वाई हैज टू बी फॉरगोन टू गेट सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्यू टू दिस आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और एमआरएस कंटिन्यू क्या होता है? फॉल होता है, ध्यान रखना। दूसरा, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं 1 2 3 4, वो सारे बराबर लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे। ऑल कॉम्बिनेशन गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा, जो इंडिफरेंस कर्व राइट साइड है वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू जो इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट साइड। और आप डायग्राम जरूर 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 बनाना। जैसे IC1 है, IC2 है, तो यहाँ पे y इतना है और x इतना है। मान लेते हैं x 5 है और y है 5, ठीक है। यहाँ पे y तो अभी भी 5 है, लेकिन x कितना हो गया? देखो यहाँ पे हो गया 10। तो आप मुझे बताओ 5 5 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या 5 10? तो ऑब्वियसली 5 10। 5 शर्ट 5 पैंट या 5 शर्ट 10 पैंट, तो भी ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ना, 5 10 वाला। तो जो राइट साइड है वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इसी तरह से जो लेफ्ट में इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम देगा, जो और राइट है वो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। y तो यहाँ पे कॉमन है, सेम है, लेकिन x जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, y 5 है ना, x 10 है, तो यहाँ पे 10 और 5 ऐसा कर लो, ठीक है। y तो सेम ही है 5 5, लेकिन x यहाँ पे देखो ज्यादा है। x यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे x कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया। तो जो इंडिफरेंस कर्व राइट साइड है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दो इंडिफरेंस कभी आपस में कट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो देयर इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल। दो इंडिफरेंस कर्व का जो इंटरसेक्शन है, कटिंग है, वो पॉसिबल नहीं है। सर आपने तो कर दिया है, मैंने रिवर्स प्रूफ किया। आपने 10th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी जो आप रिवर्स प्रूफ करते हो, तो मैं रिवर्स प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझाता हूं, देखो। पहला आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है इंडिफरेंस कर्व की, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे, यानी A और B दोनों बराबर है, C और D जो है वो दोनों बराबर है। एक प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने पढ़ा है कि राइट साइड वाला ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इंटरसेक्ट करने से ये चला गया राइट में, और ये वाला पोर्शन किस में आ गया? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में है तो A कम सेटिस्फैक्शन देगा, B राइट में B ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। एक जगह आप कह रहे हो दोनों बराबर है, एक जगह आप कह रहे हो A कम B ज्यादा है, तो दोनों प्रॉपर्टीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे से, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट करें। तो अब रिवर्स प्रूफ करना, प्रॉपर्टी 3 कहता है IC राइट वाला ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, और सो इस सिचुएशन पॉइंट A लेफ्ट साइड है, B राइट साइड है, तो B ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, हायर सेटिस्फैक्शन देन पॉइंट A। बट वी प्रूव इन इक्वेशन 1 के A B के बराबर है, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू
इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। एक है कि किसी भी कंज्यूमर के लिए अनगिनत इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, अनगिनत इंडिफरेंस कर्व, इसको फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है या इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है, दोनों इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करें, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन लेना होता है। अगर ये इससे टच कर जाएगा तो भाई ये कमोडिटी फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे। तो अब ये पॉसिबल है ही नहीं, अगर टच करेगा तो एक एक्सिस पे वो जीरो हो जाएगा, एक कमोडिटी जीरो हो जाएगा, तो दो कमोडिटी कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, दो कमोडिटी कॉम्बिनेशन में दोनों कमोडिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, तो जीरो कभी नहीं हो सकता। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करते, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, फीचर्स, डायग्राम, अजम्पशन सब कुछ समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बजट लाइन। इजीएस्ट टॉपिक है, आपका जो बजट है ना उसको बोलते हैं बजट लाइन। जब आप कभी भी किसी शोरूम में कोई सामान खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो वो दुकानदार पूछता है जी आपका बजट कितना है, वही बजट लाइन है। तो बजट लाइन क्या होता है, एक लाइन है तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इट इज अ लाइन shows different combination of two goods which a consumer can purchase with his given income and price of goods। दो अलग अलग गुड्स को आप कितने यूनिट्स में खरीद सकते हो उसी को शो करता है बजट लाइन, ये आपका बजट बताता है। इसकी जो एल्जेब्रिक, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसकी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो क्या है, इनकम इज इक्वल टू वाई फॉर इनकम x number of x commodity into price x price of x commodity plus y number of y commodity into price of y commodity। ये बजट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लो x कमोडिटी में दो खरीदता हूँ, दो खरीद सकता हूँ और एक की जो कीमत है वो है 10 रुपए, और y कमोडिटी में 4 खरीद सकता हूँ, ये कीमत 5 है, तो हमारा बजट कितना है, यहाँ पे मेरे खर्च होंगे 10 इंटू तो 20 रुपए, यहाँ पे खर्च होंगे 20, तो जो मेरी इनकम निकलेगी वो निकलेगी कितनी, 40। सो इनकम इज इक्वल टू x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ध्यान रखना ये बजट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे y इनकम है, x प्राइस ऑफ x कमोडिटी है, नहीं x है, x नंबर ऑफ x कमोडिटी, px प्राइस ऑफ x कमोडिटी, y नंबर ऑफ y कमोडिटी, py प्राइस ऑफ y कमोडिटी। स्लोप ऑफ बजट लाइन डिनोटेड बाय द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि px अपॉन py से ये स्लोप डिसाइड करते हैं बजट लाइन का। जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स। तो जो बजट लाइन है इसका जो झुकाव है, इसका जो स्लोप है, इसको हम MRE से डिनोट करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच वन यूनिट इज सैक्रिफाइस इन मार्केट टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड। भाई आप एक यूनिट को कितना छोड़ते हो, कि अभी भी होता नहीं है, अरे मैं ये नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे वो ज्यादा खरीदना है। तो वही जो रेशियो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, की यहां से वहां जाने में आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हो। MRE को स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं और इक्वल टू प्राइस रेशियो भी होता है px अपॉन py। तो अगर आपको कोई पूछेगा बजट लाइन का स्लोप क्या है तो px अपॉन py। इन जनरली नेगेटिव में ही होता है, बट हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग लेते हैं। सर ये नेगेटिव में क्यों होता है, यानी बजट लाइन का ये स्लोप होता है, लिख लेना कॉपी में। तो इसमें नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि यार देखो आप अगर एक कमोडिटी के लिए अपना बजट बढ़ाओगे ना तो पक्की बात है दूसरे कमोडिटी के लिए आपका बजट कम होगा, इसीलिए माइनस में लेते हैं। अच्छा बजट सेट क्या होता है, ये सेट है ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट अ गिवन मार्केट एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। ध्यान समझना, बजट लाइन में ये जो अंदर की चीजें होती है ना बजट लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं फिजिएबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और जो बजट लाइन के बाहर है वो हमारे बजट से बाहर है, इसको बोलते हैं नॉन फिजिएबल, नॉन अटेनेबल। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये वो कॉम्बिनेशन है टू गुड्स का जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी इनकम और प्राइस के कंपैरिजन में। और अनअटेनेबल क्या है, जहां पे क्लास वो उस गुड्स को कांट परचेज, कैन नॉट बी परचेज विद गिव इनकम, अपनी इनकम से वो उसको नहीं खरीद सकता, उसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बजट सेट के थ्रू कौन कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से नॉन अटेनेबल। सो बजट सेट क्या होता है, इट रेफर्स टू सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो जो तुम अपने बजट से कॉम्बिनेशंस को बना सकते हो, खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं बजट सेट। अब एक एग्जांपल के तौर पे इनकम मान लिया 100, तो y कितना आ गया, 60 आ गया। एंड ही वांट टू स्पेंड ऑन टू गुड्स, एक गुड्स हो गया x, एक गुड्स क्या हो गया y। प्राइस ऑफ x इज 2, तो px कितना आ गया 2, और py जो है वो कितना आ गया 1 आ गया। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। तो मैं सारे सेट बना रहा हूँ, क्या पता आपको सेट बनाने के लिए पूछ ले पेपर में, ठीक है। अगर मैं x को 0 खरीदूंगा तो मेरे कुछ भी रुपए खर्च नहीं हुए,
तो मैं वाई को कितना खरीद सकता हूँ, 1 रुपए का वाई है तो मैं पूरे 60 खरीद सकता हूँ कि मेरे पास 60 रुपए है। अगर मैं एक्स को 1 खरीदूंगा तो मेरे 2 रुपए खर्च हो गए, तो 58 रुपए बचेगा मेरे पास। तो मैं वाई कितना खरीद सकता हूँ, वाई में खरीद सकता हूँ कितना, अगर मैं इसे 1 खरीदता हूँ तो मेरे 2 रुपए खर्च हो गए, 58, तो मैं इसे 58 खरीद सकता हूँ। इसी तरीके से 2 3 करके आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 20 देखो ये 2 रुपए का है, ये 40 रुपए खर्च हो गया, ये 1 रुपए का 1 है तो 20 रुपए खर्च हो गया, 60 रुपीज। 30, ये 2 का 1 है, ये 0 हो गया तो ये 60 रुपए यहाँ खर्च हो गया। तो हर कॉम्बिनेशन में आपके पूरे 60 रुपए खर्च हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बजट सेट। जितने भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, क्या सिर्फ 60 ही खर्च होगा, 60 से कम होगा? यस, 60 से कम भी आप ले सकते हो, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो आप ध्यान समझना, आपके 60 रुपए ही खर्च होने चाहिए, उससे कम होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका बजट सेट हो गया। तो देखो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, अनअटेनेबल क्यों, ये 2 रुपए का है, 40 रुपए खर्च हो गया, यहाँ पे ये 1 रुपए का है, 30 × 1 30, 70 रुपए कहाँ से लाओगे, आपके पास बजट 60 रुपए का है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा, पीपीसी में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है शिफ्ट इन अ बजट लाइन और रोटेशन इन अ बजट लाइन। समझ रहे हो बात को, रोटेशन एंड शिफ्ट इन अ बजट लाइन आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो, अगर आपकी इनकम चेंज होगी तो आपका बजट चेंज होगा, लेकिन अगर सामान का प्राइस चेंज हो गया ना तो भी आपका बजट चेंज हो जाएगा। मेरी सैलरी उतनी है, सस्ता हो गया सामान मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ, या मेरी सैलरी उतनी है महंगा हो गया तो मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ, या फिर मेरी इनकम बढ़ गई प्राइस सेम है तो भी ज़्यादा खरीद सकता हूँ, इनकम घट गया प्राइस सेम है तो मैं कम खरीदूंगा। तो इनकम और प्राइस दोनों ही बजट पे इंपैक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं ध्यान समझना। सबसे पहले रोटेशन किसको बोलते हैं, शिफ्ट किसको बोलते हैं। जब चेंज किसी एक कमोडिटी में आता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, चेंज दोनों कमोडिटी में आता है तो शिफ्ट बोलते हैं। अगर मैं एक पैर जमा लूं यहां तो आप मुझे खींच सकते हो बस, है ना, लेकिन मुझे रोटेट कर सकते हो, खींच सकते हो। मैं दोनों पैर उठाऊंगा तो आप मुझे क्या करते हो, शिफ्ट कर लेते हो। तो रोटेशन मतलब जहां पे एक कमोडिटी के अंदर चेंज है, शिफ्ट मतलब जहां पे दोनों कमोडिटी के अंदर चेंज है। सो इफेक्ट ऑन बजट लाइन व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस। बजट लाइन पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, कंज्यूमर की इनकम बदलती है तो। ठीक है, तो पहला एग्जांपल यहां पे, इफ इनकम इंक्रीज, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं दोनों कमोडिटी को ज्यादा खरीद सकता हूं, राइट शिफ्ट, और इनकम घटेगी तो मैं दोनों कमोडिटी कम खरीद सकता हूं, तो ये क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। तो दोनों में चेंज आ गया तो लेफ्ट, दोनों में चेंज आया, इनकम बढ़ा दोनों में चेंज आया, आप बढ़ेगा राइट, घटेगा लेफ्ट। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस, ध्यान से समझना। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एक्स, सस्ता हो गया तो आप एक्स को ज्यादा खरीद सकते हो ना, एक्स सस्ता हो गया आप एक्स को ज्यादा खरीद सकते हो। तो वाई बिल्कुल कांस्टेंट है, एक्स इतना था, जैसे ही एक्स का प्राइस कम हुआ आपने एक्स को ज्यादा खरीदा, तो ये क्या हो गया क्लास आपका आगे, रोटेट राइट वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, रोटेट राइट। और अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया, एक्स महंगा हो गया, तो आप एक्स को कम खरीदोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रोटेट लेफ्ट। तो ये हो गया रोटेट राइट, ये क्या हो गया आपका रोटेट लेफ्ट। ये ध्यान रखना, आप देखना कि ज्यादा खरीद सकते हो कम खरीद सकते हो। यहाँ पे रिडक्शन इन प्राइस ऑफ वाई, वाई सस्ता हो गया, वाई को ज्यादा खरीद सकते हो, तो वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स सेम रहेगा, इसको बोलते हैं रोटेट अपवर्ड। ठीक है, और अगर इंक्रीज इन प्राइस, वाई महंगा हो गया तो देखो एक्स तो सेम ही है, वाई महंगा हो गया, वाई को कम खरीदोगे नीचे आ जाएगा। मान लो 5 खरीदते थे, महंगा हो गया 4 खरीदोगे, तो उसको बोलते हैं रोटेट डाउनवर्ड। तो ऊपर नीचे अप डाउन, आगे पीछे लेफ्ट राइट, रोटेट। और दोनों में अगर चेंज आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, शिफ्ट। दोनों ही सस्ता हो गया सामान तो राइट वर्ड शिफ्ट, दोनों महंगा हो गया तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो बहुत इजी है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप डायग्राम बना सकते हो। नाउ मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस है, एक बुद्धिमान कंज्यूमर हमेशा वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहां पे एक ज्यादा हो और दूसरा कम भी ना हो। लाइक 2 2 और 3 2 में से कोई भी बुद्धिमान कंज्यूमर 3 2 को चूज करेगा। एक ज्यादा है और दूसरा कम भी नहीं है, एक्स ज्यादा है और वाई कम भी नहीं है, तो इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हमारा लास्ट पोर्शन नेक्स्ट 5 मिनट्स और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लास्ट तक बताना आप लास्ट तक देख रहे थे कि नहीं, और अब मेहनत करनी है, हम सब मिलके डेडिकेशन से, तन मन धन से आप लोगों के लगे हुए हैं, आप भी अच्छे से मेहनत करो, डेफिनेटली हम लोग क्रैक करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच 6 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, आपने सिंगल कमोडिटी पढ़ लिया, डबल कमोडिटी पढ़ लिया, अब इंडिफरेंस कर्व से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, ध्यान समझना। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जहां पे बजट लाइन
टेंजेंट बन के पास होता है इंडिफरेंस कर्व से। आपने 11th में जरूर 10th में जरूर पढ़ा होगा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से छू के निकलती है। आपको याद आया कुछ कुछ, ये आपने सिमिलर पढ़ा होगा ये ना, ये डायग्राम याद होगा। तो एक लाइन से, एक पॉइंट से, सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से छू के जो लाइन निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। एक कंज्यूमर के लिए अनगिनत इंडिफरेंस कर्व होते हैं, 3, 4, 5, 6 अनगिनत। जहां पे बजट लाइन जिस इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट बन के पास होगा वो पॉइंट क्लास क्या होता है, इक्विलिब्रियम, जहां पे टेंजेंट बन के पास होगा। ये भी दिखाना आप, ये सारा इस तरीके से डायग्राम बनाना जहां पे बजट लाइन टेंजेंट बन के पास हो। अब यहाँ पे मुझे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों आ रहा है? आपने तो पढ़ाया था जितना आईसी राइट साइड होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो IC3 ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, तो IC3 भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, IC3 ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन क्या आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है? आपके पापा बोल रहे हैं हमें गाड़ी खरीदनी है, आप बोल रहे हो कि मुझे मिले रॉयल्स रॉयस ले लो, वो कह रहे नहीं मेरे को BMW या फिर मेरे को मारुति या फिर हुंडई जमती है, मैं वही खरीद सकता हूँ, मैं 20 लाख का बजट। आप कह रहे हो नहीं मुझे 50 लाख वाली गाड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, तो कैसे खरीद लोगे भैया? बजट ही नहीं है। तो वो सेटिस्फेक्शन कैसे देगा? बजट ही नहीं है। तो भैया आप यहाँ पे जहाँ पे आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जहां पे बराबर होगा वही MRS XY है, वही पॉइंट क्या आता है आपका इक्विलिब्रियम। तो आज के बाद कोई आपको पूछे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से, तो आप बोलना जहां पे स्लोप ऑफ IC, स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों आपस में बराबर होंगे, या आप ये बोलना कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से टेंजेंट बन के पास होता है वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। MRS कंटिन्यू फॉल होता है और बर्ड लाइन जो है वो टेंजेंट है IC2 में, और जहां पे स्लोप ऑफ IC स्लोप ऑफ बर्ड लाइन के बराबर है, इसीलिए पॉइंट D को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लास्ट पेज जहां पे आपको ये समझना है, अगर MRS XY बेसिकली क्या है कि x को पाने के लिए y को जो छोड़ रहे हैं, यही तो है MRS XY, और PX अपॉन PY यानी प्राइस रेशियो, जहां पे MRE, प्राइस रेशियो को तो MRE बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। जब प्राइस बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपस में बराबर होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएंगे। व्हाट इफ, ये सवाल पूछ सकता है, अगर MRS XY ज्यादा है PX PY के रेशियो से, यानी कि MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। व्हाट हैपन MRS XY ज्यादा है PX अपॉन PY से, तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझाता हूँ, आप हमेशा याद रखोगे अगर कंफ्यूजन हुआ भी तो। अगर MRS XY ज्यादा है, इट मीन्स टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ X द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ Y। X को शुरू, ये स्टार्टिंग का स्टेज है जहां पे X को पाने के लिए Y को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मार्केट। इट इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय मोर X, वो X को ज्यादा खरीदेगा। ये शुरू की सिचुएशन है, शुरू में वो X को ज्यादा खरीदेगा, यानी जो ज्यादा है उससे ज्यादा खरीदेगा। MRS XY अगर ज्यादा है तो ही शुड कंज्यूम मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y, और उसके उल्टे केस में अगर MRS XY कम है PX PY से तो वो लेस ऑफ X खरीदेगा और मोर ऑफ Y खरीदेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ X, एज अ रिजल्ट MRS फॉल्स। X को ज्यादा खरीदेगा, MRS फॉल्स होगा, और फॉल होने के बाद वो प्राइस रेशियो के बराबर आ जाएगा। और अगर MRS XY कम है तो वो X को कम खरीदेगा, Y को ज्यादा खरीदेगा, ताकि ये जो है ना, ये कम खरीदेगा तो भाई जो चीज आप कम खरीदते हो ना, कम लेते हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो ज्यादा लेते हो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो जैसे आप इसे कम करोगे ना, तो ये ज्यादा था तो भाई ये बढ़ने लग जाएगा और फिर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जो ज्यादा है उसे ज्यादा कंज्यूम करना है। X अगर MRS XY यहाँ पे ज्यादा है तो मोर X लेस Y, और अगर कम है तो लेस X और मोर Y। इतना ही आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अगर पेपर में पूछेगा तो आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है, बट हाँ करके जरूर जाना, 12th CUET और ग्रेजुएशन सब में काम आएगा, CA में भी। दैट्स इट। आई होप कि मैंने आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से कराया, कोई जल्दीबाजी नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल हो, थियोरी हो, सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी अभी भी लगे वो कमेंट्स में मेंशन करो, मैं सेपरेट वीडियो बना के उसको भी सॉल्व करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।